काइंड फार्मा के आईपीओ की आज से इस कंपनी का आईपीओ खुला है। पहले मैं जरा आपको जानकारी दे दूं कंपनी के बारे में। 1991 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और हमारे भारत के बाजारों में बिक्री के लिहाज से चौथी देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है और सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो तीसरी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। जाहिर सी बात है, फार्मा कंपनी तो फॉर्मुलेशंस बनाने और इसे बेचने का कारोबार करती है। जो पूरी आय आती है कंपनी के, ये समझ लीजिए लगभग पूरा ही 97-98% हिस्सा हमारे यहाँ इंडिया में जो इनकी सेल्स उसी आती है, यानी कि बाहर बहुत कम कारोबार है। 36 ब्रांड है कंपनी के पास में, 25 से ज़्यादा प्लांट पूरे देश भर में फैले हुए हैं। ये है कंपनी की डिटेल्स। अब आईपीओ की डिटेल्स देता हूँ मैं आपको। आज खुल रहा है आईपीओ, परसों बंद होगा 27 तारीख को और 8 तारीख को लिस्टिंग होगी। टेंटेटिव डेट यही है। 1026 से 1080 रुपये ये प्राइस बैंड रखा गया है। आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 13 शेयरों के लोट में अप्लाई कर सकते हैं। एक सिंगल लोट की एप्लीकेशन लगाने वाले लोगों को 13 शेयरों में अप्लाई करना चाहिए। 4326 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, यानी कि पूरा का पूरा जो इशू है वो ऑफर फॉर सेल है, जिसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो हैं वो थोड़ा अपना हिस्सा बेचेंगे। ये उनकी तरफ से है। अब आइए, जो मार्केट कैप है, हाँ ये इंटरेस्टिंग है दीप। 41,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है, तो बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी आपके लिए बाजार में उतरती हुई दिख रही है। आइए अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं टॉप मैनेजमेंट से। राजीव जुनेजा साहब मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कंपनी के प्रमोटर हैं, वाइस चेयरमैन हैं और एमडी भी है। 1992 से आप कंपनी के साथ हैं, यानी कि लगभग 30 साल हो गए आपको कंपनी के साथ जुड़े हुए। आइए जुनेजा साहब का किया जाए स्वागत। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद सर आईपीओ पर बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर 1992 से आपकी कंपनी है, राइट? देश की सेल्स वॉल्यूम के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है, चौथी सेल्स के लिहाज से। सर इतने साल क्यों लगाए प्राइम आईपीओ लाने के लिए? आप किस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे? थैंक यू सो मच फॉर यहाँ बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। आपका प्रोग्राम देखते रहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इतने साल से लगाए कि कुछ पहले बन जाएं तब आईपीओ लाएं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि मैं फॉर एग्जांपल कोई कंपनी कंटिन्यूसली कैश जनरेट कर रही है और उसके अंदर 2 इन्वेस्टर्स थे, तो आपका कभी कभी अपने इन्वेस्टर्स के साथ में कमिटमेंट होता है कि भाई आपको उनको एग्जिट देना है, तो इसलिए उनका टाइम था एग्जिट देने का। तो जिसकी वजह से ये जो आप बोल रहे हैं ऑफर फॉर सेल, ये उनको एग्जिट देने के लिए स्टार्ट हुआ था अब से 1-1.5 साल पहले। और जब प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो उनका मन बदल गया कि नहीं, हम पूरा एग्जिट नहीं करेंगे, हम आधा एग्जिट करेंगे। मैं बता देता हूँ कि 2 इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें एक है कैपिटल इंटरनेशनल और दूसरे हैं क्रिस कैपिटल। ओके। तो ये एग्जिट स्टार्ट हुआ था, ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था कैपिटल इंटरनेशनल को एग्जिट देने के लिए। लेकिन जो इस ऑफर पर सेल है उसके अंदर वो 5% दे रहे हैं, क्रिस कैपिटल 2.5% दे रहा है और 10% करने के लिए एज ए गुड टीम स्पिरिट 2.5% हम लोग दे रहे हैं। परफेक्ट सर, नहीं ठीक बात है सर। ये आपकी विनम्रता है कि आप कह रहे हैं कि कुछ बन जाए उसके बाद लाएं। अब तीसरी कंपनी तो सबसे बड़ी आप बन ही चुके हैं। इतना लंबा इंतजार भी निवेशकों को ना कराएं कि पहली कंपनी बनने के बाद लाएं। लेकिन सर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपके बारे में पढ़ रहा था, जो आमतौर पर जब भी है ना वो कंपनी का बैकग्राउंड आता है, प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड आता है, तो बड़ी क्वालिफिकेशन और सारा एक्सपीरियंस सब लिखा होता है। आपके कोई क्वालिफिकेशन लिखी हुई नहीं है आपके डीआरएचपी में, तो मैं बड़ा सरप्राइज था कि एक कोई बिना डॉक्टरेट वाली डिग्री लिए या फार्मा से रिलेटेड कोई डिग्री लिए बगैर, या तो आपने लिए लिखी नहीं, या अगर नहीं लिए तो फिर इस लेवल की कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी आपने बनाई कैसे? कहाँ से ख्याल आया कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए और इतनी बड़ी कंपनी में बना सकता हूँ? इसमें मैं करेक्शन करता हूँ, ये कंपनी जो स्टार्ट करी है वो मेरे बड़े भाई ने करी है, जिसका नाम है रमेश जुनेजा, जो चेयरमैन है जी। हम उनके पीछे चले हैं बस, और जैसा फैमिली में होता है। और वो काम करते थे लुपिन लैबोरेटरीज में एज ए मैनेजर। ओके। उन्होंने छोड़ा और 95 में, आई शुड करेक्ट यू, 95 में कंपनी स्टार्ट करी गई थी। इसका इनकॉर्पोरेशन हो सकता है 91 में हुआ था, लेकिन 95 में इनको स्टार्ट किया था 50 लाख रुपए की कैपिटल से। और मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, इसलिए मेरी क्वालिफिकेशन नहीं लिखी हुई है 90% लोगों की। मैं काम करता था सही में सीरियसली कह नहीं सकता आपको देख के कोई, और जिस हिसाब से जिस कॉन्फिडेंस से आपका बिजनेस पे कंट्रोल है, नॉलेज है, समझ है। सर बताइए सर, ये कैसे हुआ? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप फॉर एग्जाम्पल 1 साल मेडिकल स्टोर चलाए जी। जो मेडिकल स्टोर के पीछे खड़े होते हैं और जो आगे खड़े होते हैं, दुनिया अलग होती है। आपको चलता है पता है पेशेंट क्या सोचता है, डॉक्टर्स क्या सोचते हैं, मेडिकल रैप्स और कंपनी क्या सोचते हैं, क्या बुरा लगता है, क्या अच्छा लगता है। फिर मैंने काम किया अपने भाई के अंडर में 9 साल एज ए मेडिकल रैप। और 9 साल जब आप कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं तो भाई बोलता है तुम्हें कुछ सीखना है तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, सुबह 8 बजे घर से निकल जाओ और 10 बजे से पहले घर बताना। तो 9 साल मैंने ऐसे काम किया एंड ही वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। तो कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको पसंद नहीं आती, चाहे वो मेडिकल स्टोर पे बैठना पसंद नहीं था, सफाई करना, उसकी झाड़ू लगाना पसंद नहीं था, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पसंद नहीं होती, बाद में आपको बड़ी काम आती है। दुनिया का दस्तूर है। जब सक्सेसफुल बन जाते हैं तो हम बात करते हैं अपने स्ट्रगल की, लेकिन जब टाइम स्ट्रगल का होता है तो उससे भागते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। मुझे भी लगता है मतलब सबसे ज़्यादा मजबूत सब्जेक्ट स्कूल में वही रहता है जिसका टीचर बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, जो हम उस समय नापसंद करते थे। ये टीचर बड़े स्ट्रिक्ट, होमवर्क ना करो तो बड़ी डांट लग जाती है,
और पढ़ाते भी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है, लेकिन वही सब्जेक्ट आपके मजबूत हो जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग और आपने एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल दिया। अब आइए सर थोड़े आईपीओ के बारे में बातचीत करते हैं। आपकी पोस्ट आईपीओ 76.5% रहेगी स्टेक, यानी 1.5% जो सेबी की थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे थोड़ी सी ज़्यादा। तो आगे चलते हुए ये भी घटानी पड़ेगी, कब तक घटाना होगा सर? रूल के हिसाब से 3 साल के अंदर करना पड़ता है, जो कर देता है। ठीक। 76.5 से 75 के अंडर में आना होता है आपको। 3 साल का समय है, अभी कोई जल्दी नहीं, राइट? हाँ जी। अच्छा सर, अभी एक चीज़ और जो मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक आपका पूरा फोकस जो है वो इंडियन मार्केट्स पे, राइट? 97-98% आपका रेवेन्यू यहीं से आ रहा है। यही फोकस रहने वाला है या अब आईपीओ के बाद आप इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ा कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं? अगर आप कहानी सुने मैनकाइंड की, तो मैनकाइंड कहानी ऐसी है कि 95 में जब हमने स्टार्ट किया था, हमारे पास जब पैसे कम होते हैं ना आदमी के पास, तो उसके पास दिमाग बहुत चलता है। बिल्कुल सही है सर, 100%, 100%। पैसा आने के बाद अपने आप को खुद समझदार समझने लगते हैं लोग। तो कंपनी को हमने स्टार्ट किया बॉटम अप, गांव से, छोटे शहरों से स्टार्ट किया। हमने बोला कि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है बड़ी कंपनी पर नहीं है, ये जर्नी हमारी है। और एक बात ध्यान रखिए कि जिस भी जगह पर जाएंगे, आपको भी 27 साल पुरानी कंपनी है, तो 27 साल पुरानी हम यूपी में है, 26 साल पुराने हम पंजाब हरियाणा में होंगे, 25 साल पुराने हम मध्य प्रदेश राजस्थान में होंगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम इवॉल्व करें। हमने एक बार में पूरा हिंदुस्तान लॉन्च नहीं किया, हमने किसी भी कंपनी को फॉलो नहीं करा, बड़े कॉन्ट्रेरियन रहे हैं, कभी भीड़ में नहीं गए। प्राइस के अंदर हमने मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया। हम फेमस है इस बात के लिए कि मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। जब आप छोटे होते हैं तो आपको लोग बोलते हैं अरे आपकी इतनी सस्ती तो क्या दवाई है, तो उसमें क्वालिटी नहीं होगी। बट अगर आप एज ए होल मैनकाइंड को देखें तो आप पाएंगे कि हमारी 27 फैक्ट्री हैं, 75% प्रोडक्ट्स हम अपने आप बनाते हैं। जब आप अपनी फैक्ट्री में अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, सारी की सारी जो फैक्ट्रीज है जीएमपी सर्टिफाइड है, 3 फैक्ट्री यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, तो हाईएस्ट क्वालिटी दे सकते हैं आप। एक और एडवांटेज होता है सर, ये आप तब कह रहे हैं कि आप यूएस में हार्डली एक्सपोर्ट करते हैं, फिर भी आपने यूएस एफडीए कंप्लायंट प्लांट रखे हैं। अगर आप यूएस के अंदर कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें और वेनिला प्रोडक्ट करें, जो प्राइस में कम प्राइस एक दिन होगा, कंपटीशन आएगा, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। हम सिर्फ यूएस के अंदर वही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं या करना चाहते हैं जो डिफिकल्ट टू मेक है, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स हैं, इसमें नेचुरली हम कमांड कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से प्राइस दे सकते हैं। अदरवाइज क्या फायदा? आप एक साइड टेक्निकली काम कर लेंगे, पैसे कमा लेंगे, नेक्स्ट ईयर कंपटीशन बढ़ जाएगा, आपका प्राइस कम हो जाएगा। डे वन से हमारा फोकस रहा है हिंदुस्तान की तरफ। ओके, जितना है उतना ही रहेगा। 97% हमारी सेल्स आती है इंडिया से, वैसे ही रहेगी। हाँ सर, पूरी दुनिया इंडिया में आ रही है, आप क्यों इंडिया से बाहर जाएंगे? बात सही भी है, और यहाँ अगर लोगों को ज़्यादा सस्ती दवाएं मिल पाए। अच्छा सर, एक चीज़ और बताएं कि आप अपने कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं हिंदुस्तान में? कौन सी कंपनियां हैं? बड़ी यूनिक कंपनी, हम इसको अपना कंपटीशन में किसी को मानते नहीं। आप सुनिए, हाँ, कैसे मानते हैं हम लोग। कितनी कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास कंज्यूमर डिवीजन भी है, और कंज्यूमर डिवीजन कहने के लिए नहीं है। उसमें मैनफोर्स कॉन्डोम जो इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है, वो भी है कॉन्डोम्स के अंदर। ड्रैगन न्यूज भी है जो नंबर 1 है, और उसमें 80% मार्केट शेयर है। अनवांटेड 72 है, वो भी नंबर 1 है। एक्ने स्टार है, वो भी नंबर 1 है। उसके अलावा हमारी R&D भी है। जब आप R&D स्टार्ट करते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये तो ऐसी जर्नी है जिसकी कोई डेस्टिनेशन है कि नहीं है। हमने मोस्ट डिफिकल्ट टू क्रैक एक हार्मोन है जिसका नाम है डाइड्रोजेस्ट्रॉन, जिसके अंदर सिर्फ एक ही कंपनी की मोनोपोली थी, एबर्ट की। तो मेरे बड़े भाई साहब ने बोला कि हमें R&D स्टार्ट करनी चाहिए। 9 साल लगे हमारे को उस हार्मोन को क्रैक करने के लिए। और ये हमारी बड़ी यूनिकनेस है कि कितनी जगह पर वो ट्राई हो रहा होगा, कितनी चाइना भी ट्राई कर रहा होगा, हम ऐसी कंपनी बन पाए जिन्होंने उस प्रोडक्ट को क्रैक करा। और आज वही ब्रांड हमारा 2 साल पहले 3 साल पहले लॉन्च किया है, तो 200 करोड़ से ऊपर का है। कितनी कंपनीज आपको ऐसी मिलेंगी जो कि 80% मार्केट के अंदर उनकी रीच है डॉक्टर्स के पास, हिंदुस्तान के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े शहर में। और प्रिस्क्रिप्शन वाइज हम नंबर 1 है, लेकिन रेवेन्यू वाइज हम 4th। इसका मतलब बेसिकली क्या आता है कि हम डिस्पाइट ऑफ स्ट्रांग होने के प्राइस में ध्यान रखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है लास्ट मैन इन द लास्ट, और गरीब आदमी को भी पहुंच जाए हाईएस्ट क्वालिटी का। जिस तरह से है, जो एक मिडिल क्लास वैल्यू होती है ना, वही हमारी कंपनी के अंदर, उसी के पॉइंट से सोचते हैं। इट्स अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ ए कंपनी। हमेशा कैश रिच रहे हैं, कभी टेक नहीं लिया, ये भी इसमें खास बात है। 97% इंडिया के अंदर है, ये भी इसके अंदर खास बात है। तो आपको ऐसी कंपनी कितनी मिलती है आप बताइए? और क्रॉनिक सेगमेंट के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो 34% का है। इंडस्ट्री के कंपैरिजन में 1.4 टाइम्स हमारा ज्यादा। करेक्ट, करेक्ट। तो सर आपने ये डिसाइड ही कर रखा है कि आप उसी सेगमेंट में घुसेंगे जहां आप नंबर 1 या नंबर 2 बन सकें, राइट? क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट्स की आपकी पोजीशनिंग देख रहा था, 2-4 छोड़ दें जो टॉप 2 या टॉप 3 में नहीं होंगे, बाकी 1-2 मतलब जहां आपकी सबसे ज्यादा मार्केट शेयर हो। जब हमने स्टार्ट किया था 95 में, और हमारी पहले साल 5 करोड़ की सेल थी और दूसरे साल हुई 10 करोड़ की सेल। उसके बाद से एक ही फिलॉसफी रखी है जो हम एक साल में कर रहे हैं, क्या हम एक महीने में कर सकते हैं? इसी फिलॉसफी पे 95 में 50 करोड़, 2000 में अप्रोक्सीमेटली हमने करा
95 में किया हमने 5 करोड़, 2000 में किया 50 करोड़, 2007 में किया हमने 500 करोड़, 2018 में किया 5000 करोड़। इसी में चलते। तो जुनेद साहब फिर इस फॉर्मूले से हिंदुस्तान की नंबर 1 डोमेस्टिक फार्मा कंपनी कब तक बन जाएंगे सर? आपको पता है कि रेगुलेटरी के हिसाब से हम कुछ नहीं बोल सकते फ्यूचर के बारे में। ठीक बात। अच्छा, अब आपकी आईपीओ में जो कुछ रिस्क फैक्टर्स है उन पे मैं थोड़ा सा आपसे राय लेना चाहता हूँ। एक जो बड़ी चीज दिख रही, कंपनी रियल एस्टेट बिजनेस में भी है। लोग ये जानना समझना चाहते हैं कि आप इतनी बढ़िया और दिग्गज फार्मा कंपनी है, आपको क्या जरूरत है रियल एस्टेट का कारोबार करने की, तो जरा उस पर आप बताएं। बहुत पहले, अब से 12-1 साल पहले हम लोगों ने एक रियल एस्टेट के अंदर स्टार्ट किया था और उसके बस रीजंस रहे थे। ओके। हमारे बहुत बड़ा 20,000 लोग हैं मैनेजमेंट में काम करते हैं, उसके अंदर हमारी और ट्रेनिंग्स के ऊपर डे 1 से हम लोगों का बहुत ज्यादा फोकस रहता है। तो हमने कहा कि हम उसको अपना ट्रेनिंग हाउस ही बन जाएगा। बट गोइंग फॉरवर्ड आने वाले टाइम में हम उससे भी, हमारे को कोई उससे प्यार नहीं है, एज पर द रिक्वायरमेंट उससे भी हम हाइव ऑफ कर दिया जाएगा उसको। दैट्स द काइंड ऑफ ए थॉट प्रोसेस। ओके। दूसरी चीज जो सर आपका वर्क इन प्रोग्रेस है वो लगातार बढ़ रहा है, थोड़े से डेटर्स भी बढ़ रहे हैं, लगातार पिछले 3 सालों से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी क्या खास वजह सर? कभी भी हमारी जो सेल हमेशा बढ़ती रही है। जो हमारे डेट्स हैं, आप डेटर्स की बात कर रहे हैं, डेट्स नेट नेट हमारे हमेशा हम कैश पॉजिटिव रहे। डेटर्स जी, मतलब आप बोल रहे हैं कि हमारे अच्छा डेटर्स बढ़ गए हैं, मतलब जो उधार वाले लोग बढ़ गए हैं, उसका रीजन क्या है? आप कोविड के टाइम से निकल रहे थे, उस टाइम पर जब कोविड के टाइम पर टाइम बड़ा अनप्रेडिक्टेबल था, तो आप कोशिश क्या करते हैं कि आपके पास मैक्सिमम इन्वेंट्री हो, कोई शॉर्टेज ना हो जाए। कीपिंग दैट इन माइंड, हमारे थोड़े से डेट्स, जो डेटर्स है, बड़े होंगे, क्योंकि आप कभी नहीं चाहते कि जो आपका अल्टीमेट बिजनेस है उसका काम बेसिकली क्या है कि किसी भी टाइम पर शॉर्टेज हो उसके अंदर। और सर कुछ इन्वेंट्रीज के राइट ऑफ आपने लिए हैं पिछले 2 साल में। वित्त वर्ष 2021 में करीब 40 करोड़ का था, वित्त वर्ष 2022 में 120 करोड़, और ये 9 महीने जो इस फाइनेंशियल ईयर के रहे हैं उसमें 140 करोड़। ये राइट ऑफ किस तरह के, और क्या ये आगे भी रेगुलर रहेंगे सर? ये वन ऑफ, मान लीजिए कि कोविड का टाइम था, तो कोविड के टाइम होता है बड़ा अनसर्टन टाइम होता है, आप सोचते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट बहुत बिक जाएगा और आप हमेशा कोशिश होती है कि शॉर्टेज नहीं होगी आपकी कभी भी, और अचानक कोविड चला गया। तो ये वन ऑफ एक टाइम का ही होता है, और जिसकी वजह से और दूसरा हमारा क्या इंटेंशन रहता है कि बिकॉज हिंदुस्तान आज भी बहुत डिपेंड करता है एपीआई के लिए चाइना के ऊपर, तो कोशिश रहती है कि हम लोग कभी शॉर्टेज ना हो, तो एपीआई भी फालतू ही मंगा के रखते हैं, जिसकी वजह से ये आपको दिखते हैं सरप्राइजेस कभी कभी। ठीक बात है। जुनेद साहब, काफ़ी हद तक कंपनी को जनरली जब एनालिस्ट वैल्यू करते हैं आरओसी आरओई के बेसिस पे करते हैं, वैसे ऑन द फेस ऑफ इट आपके दोनों ही आंकड़े अच्छे मजबूत नजर आते हैं, लेकिन जो एडजस्टमेंट्स थोड़े से उसको निकाल कर देखें तो थोड़े कम होते दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आरओसी अभी लगभग आपका 31-32% के आसपास है। क्या आपको क्या लगता है अभी जो लेवल है वो रह पाएंगे? चूंकि थोड़े थोड़े नीचे आ रहे हैं तो लोग समझना चाहते हैं कि किस तरह की कमाई, किस तरह के रेशियोज रह सकते हैं कंपनी के। 3 तरह के रीजन हैं, और ये मैं इसको आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ फ्यूचर के बारे में ना बोलते हुए। पहली बात, आप सबको पता है कि विंटर ओलंपिक्स हुए थे चाइना के अंदर और चाइना को बंद कर दिया गया, तो एपीआई के प्राइसेस उस टाइम पर अप्रोक्सीमेटली 25-30% बढ़ गए थे। तो नेचुरली जब एपीआई की प्राइस बढ़ती है तो आपके क्रॉस मार्जिन के ऊपर तो 2-2.5% का फर्क वहां में पड़ गया था। एक बात, पिछले 3-4 साल के अंदर चूंकि हमारा बहुत बड़ा फोकस है क्रॉनिक साइड की तरफ, तो हमने अप्रोक्सीमेटली 18 नई डिवीजन स्टार्ट करी हैं, 3500 लोग रखे हैं। एक, उसके अलावा हम लोगों ने एक कंपनी को एक्वायर किया पेनिशिया बायोटेक, उसके एम्प्लॉइज भी आए थे। दूसरा, तो अप्रोक्सीमेटली 1% का जो आपका कंप्रेशन पड़ा है, दबाव पड़ा है, वो एम्प्लॉय कॉस्ट के ऊपर पड़ जाता है। और कुछ इसके अलावा जब आप एक कंपनी को लेके मर्ज करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वन ऑफ एक बार वाला कोई एक्सपेंस होता है, वो हुआ है। तो ये ऐसे हैं कि फॉर्चुनेटली नंबर 1 कि जो एपीआई के प्राइस नॉर्मलाइज हो रहे हैं, काफी हद तक हो गए हैं। दूसरा, जैसे गवर्नमेंट हमारे को मौका मत देती है हर बार प्राइस बढ़ाने का, तो वो बढ़ गए हैं। आई डोंट थिंक कि अब काफी पहले से बेहतर हो गया है, और पास को देखिए और फ्यूचर के बारे में आप रिज्यूम कीजिए कि कहाँ जा सकती है कंपनी। सर आप कैश रिच हैं और जो डेट फ्री हैं? बात जी सर, जी सर बताएं। ओके, आप कैश रिच हैं, कैश फ्लो आपके पॉजिटिव हैं, हाल ही में आपने एक एक्विजिशन भी किया था पेनिशिया के बिजनेस का। ये बताएं सर आगे इरादा क्या है? आपके 30 से ज़्यादा प्लांट ऑलरेडी हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ ही रखनी है या अब साइज बड़ी करने के लिए आज से आप कुछ और एक्विजिशन भी करेंगे? दोनों तरह से करेंगे, क्या विचार है आपका? देखो, सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी। अब हमारी फिलॉसफी पास की क्या रही है, हमेशा ऑर्गेनिक ही हमने ग्रो करा है, लेकिन हमें फर्स्ट टाइम हमने पेनिशिया बायोटेक को लिया। उसके रीजंस हैं कि उसका क्रॉस मार्जिन हमसे ज्यादा था, नंबर 1। नंबर 2, उसके पास क्रॉनिक सेगमेंट के वो सब प्रोडक्ट्स थे जो हमारे पास नहीं थे। तो जब भी आप कोई कंपनी एक्वायर करते हैं तो ये देखते हैं कि वो कंपनी आपकी कंपनी में आने के बाद वैल्यू एडिशन करती है कि नहीं करती। तो उसने सब तरफ से वैल्यूएशन किया। उनके पास एक पेटेंट प्रोडक्ट है सिटकॉम, वो हमें मिल गया। उनके पास एक एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट है ग्लाइसिड, जो रैंकिंग नंबर 2 पर है, वो हमें मिल गया। इसके अलावा जो उनका बहुत ही नीश एक थेरेपी एरिया है, ट्रांसप्लांट बिजनेस। आप सोचिए कि हिंदुस्तान के अंदर 2000 डॉक्टर्स होंगे जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उसमें से 400-500 डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो मैक्सिमम काम करते हैं। वो डॉक्टर्स बहुत ही नीश है और उनका वो बहुत बड़ा एरिया है, जिसकी वजह से हमने इसको लिया है।
और जैसे ही अब इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है हमारे पास धीरे-धीरे आ रही है, तो हमारे ग्रॉस मार्जिन्स और बढ़ जाएँगे। गोइंग फॉरवर्ड हमारा एम क्या है, क्या चाहते हैं? नेचुरली अगर हमें मौका लगेगा M&A का और जो वैल्यू एडिशन होगा, कंसीडर ज़रूर करेंगे। इतना ही बोल सकता हूँ फिलहाल मैं आपको। ठीक बात है। अच्छा सर, आखिर में जाने से पहले कोई फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता है आप नियमों से बंधे हैं, लेकिन कंपनी को लेकर आपका विज़न क्या है? 3 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी आपने सोचा हो, शॉर्ट में मैं ये समझना चाहता हूँ, क्या बनाना चाहते हैं आप इसे? मैनकिन का जो विज़न बेसिकली शुरू से ही हमारा एक है कि वी वांट टू बी द मोस्ट एडमायर्ड कंपनी, फर्स्ट फ्रॉम इनसाइड देन फ्रॉम आउटसाइड, बिकॉज़ जब तक आप अंदर से नहीं बनेंगे, बाहर से नहीं बन सकते। एंड कैन वी क्रिएट सम काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक हमारे जो हीरोज़ हैं वो टाटाज़ और इन्फोसिस हैं, उस तरह का वैल्यू सिस्टम ला सकते हैं, वैसे बन सकते हैं। कोशिश यही है। दैट इज़ द वे वी बेसिकली लुक टुवर्ड्स मैनकाइंड। ऐसे ही देखते हैं मैनकाइंड को। सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके और विज़न समझ के, कंपनी के बारे में सुन के और समझ के, मतलब ये बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बिना किसी बड़ी क्वालिफिकेशन के, और आप खुद कह रहे हैं कि कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बावजूद आपने, आपके भाई साहब ने, सबने मिलके इस तरह की कंपनी बनाई है। हेड्स ऑफ सर, बहुत बहुत बधाई हमारी स्वीकार करें, और आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से आपका आईपीओ खुला है, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की आपकी कंपनी की अब तक की परफॉर्मेंस रही आईपीओ की और आगे कैपिटल मार्केट में जो आपकी इनिंग